हम्म। तो डियर फ्रेंड्स, फिर से आप इकोनॉमिक्स में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे पहले आइए और उसको एक इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब सवाल है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये तो जैसे आप देखते हैं टैक्स सिस्टम मतलब कर व्यवस्था। अब इसमें क्वेश्चन तो आने ही हैं कर व्यवस्था से। कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन से टैक्स की वसूली राज्य सरकार करती है, कौन से टैक्स की वसूली केंद्र सरकार करती है, कौन सा टैक्स राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा हो जाता है, कौन सा टैक्स को बंटवारा नहीं किया जाता है। तो आखिर टैक्स है क्या? टैक्स है, ड्यूटी है। जैसे आप कह देते हैं कभी इनकम टैक्स, और कभी कह देते हैं एक्साइज ड्यूटी, और कभी कह देते हैं आप कस्टम ड्यूटी। तो ये टैक्स है, ड्यूटी है, सरचार्ज है, सेस है, ये सब आखिर है क्या और इसे हमें कैसे तैयार करना चाहिए? देखिए, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि ये जो फिर टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, मैं ये कंप्लीट टॉपिक आपको तैयार करवाऊँगा, और इसके लिए आपको ज़रा पेशेंस रखना होगा और वन बाय वन समझना होगा। जहाँ पे जो आवश्यक होगी, जिस एग्ज़ाम के लिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो बता दूंगा आपको पहले ही। और अभी तो वैसे भी बिहार में एसआई की परीक्षा, और उत्तर प्रदेश में एसआई की परीक्षा, और लेखपाल की परीक्षा उत्तर प्रदेश में, और बिहार में एक आपका फॉरेस्ट रेंजर, ये सब की परीक्षा, फॉरेस्ट में भी डिपार्टमेंट में ये सब परीक्षा होने वाली है। और इसके अलावा आप जैसे बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, मैं एक ही लाइन आपसे कह रहा हूँ, जीके जीएस जो है, जीके जीएस है, ये किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछे, खाली लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूछा तो अगर आपसे कभी अगर ऐसा पूछ देता है कि वो हल्के लेवल का भी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो हल्का लेवल है, ये मेरे इसमें कैसे पूछ दिया। इसलिए आपको हल्का, भारी, आसान, कठिन सबको, और जो मतलब डिटेल्स, आपको सबको समझ के चलना चाहिए, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो आपको टैक्स सिस्टम पे मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, टैक्स सिस्टम या कर व्यवस्था हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कर, शुल्क यानी ड्यूटी, कर को हम लोग टैक्स कहते हैं, शुल्क, ड्यूटी, अधिभार, सरचार्ज और सेस, CESS सेस करके होता है, उसको सेस हिंदी में लिखते भी हैं। तो इन सबको समझना होगा। तीनों ही सरकार की, सेस भी मतलब चारों आप कहेंगे, ड्यूटी, सरचार्ज और ये सेस और टैक्स, ये सब सरकार की आय का साधन है। माने दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अब आता है, सबसे पहले हम लोग इस पे देखते हैं कि सबसे पहले ये कर क्या है, टैक्स क्या है। टैक्स के बारे में अगर कोई आपसे कहते हैं कि ये इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो भाई आप सीधा सीधा पहले तो ये बताइए कि कर क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टैक्स, तो अगर एकदम सिंपल उसका जवाब भी आपको कॉमन लैंग्वेज में देना चाहिए। मैं परिभाषा वगैरह में नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको कॉमन बिल्कुल ही मैं जवाब देना सिखा रहा हूँ, और जीके जीएस के तहत आपको ये सब बता रहा हूँ। तो कर क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कहेंगे कर एक अनिवार्य भुगतान है। टैक्स इज एन एसेंशियल पेमेंट। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि भाई एसेंशियल पेमेंट मतलब कि आपको इसका रिटर्न मिले या ना मिले, टैक्स तो आपको देना ही होगा। आप बोलिए कि भाई अब मैं रोड पे चलना छोड़ दूं, मैं सरकार के सभी वो जितने भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो रोड का हो या रेलवे का हो या मेट्रो का हो, तो मैं किसी को यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। आप अमीर होइए, गरीब होइए, तो आपकी इनकम ऐसी हो कि दे पाएँ या ना हो, तो भी अगर टैक्स देना है तो ये तो भाई आपको देना ही पड़ेगा, मानिए एसेंशियल पेमेंट है। अब देखिए, इसमें मैंने एग्जाम्पल से दो समझाया है। एग्जाम्पल में एक बोला है इनकम टैक्स और दूसरा एग्जाम्पल दिया है सेल्स टैक्स। तो इनकम टैक्स तो चलिए ठीक है, जिसकी इनकम होगी वो टैक्स देगा।
ठीक है। लेकिन सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर, आप देखिएगा जब दुकानदार से आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें सेल टैक्स जुड़ा हुआ ही ले लेता है। चाहे वो भिखारी खरीदे, चाहे वो आम इंसान खरीदे, चाहे वो करोड़पति आदमी खरीदे, कोई भी खरीदे सामान, तो सामान में सेल्स टैक्स तो काट ही लेगा दुकानदार। तो इस तरह से आप देखिएगा, अगर सेल्स टैक्स में अगर इसको ज़्यादा अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया टैक्स जो है अनिवार्य भुगतान है, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप वो सामान खरीद कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब इसको टैक्स तो आप समझ गए, ठीक है। उसमें आप समझ गए जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब मैंने समझाया, और भी मैं प्रोडक्शन टैक्स, ये सब एक्साइज ड्यूटी, ये सब मैं समझाऊंगा वन बाय वन। लेकिन अभी तो फिलहाल आप यही समझिए कि ये एक अनिवार्य भुगतान है। चाहे आप गरीब रहिए, चाहे अमीर रहिए, चाहे भिखारी रहिए, आपको जैसे सेल्स टैक्स है तो ये देना ही पड़ेगा, नहीं तो सामान आपको मिलेगा ही नहीं मार्केट में, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़िए। दूसरा है ड्यूटी। ड्यूटी यानी आप कहते हैं शुल्क। आप सुनते होंगे कि कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई ये टैक्स है, इनकम टैक्स है, लेकिन कस्टम ड्यूटी है, कस्टम टैक्स क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसके लिए आप देखिए कि ड्यूटी यानी शुल्क ये कब देते हैं? जब उत्पादन के लिए सरकार द्वारा दिए गए सुविधाओं का उपयोग करते हैं। यहाँ पे उत्पादन का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप कुछ इंपोर्ट किए कि हम इसे भारत के बाजार में बेचेंगे, तो आपको इंपोर्ट करने के लिए भी जैसे आप बंदरगाह का प्रयोग करेंगे, या आप कहेंगे कि ये हवाई अड्डे का प्रयोग करेंगे यानी कि एरोड्रम का, या आप कहेंगे बंदरगाह का यानी कि आप उसको क्या कहेंगे, पोर्ट का, ठीक है। तो इन सब का आप प्रयोग करेंगे। अब जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे क्या करेगी सरकार? आपसे शुल्क वसूलती है। माने गवर्नमेंट कलेक्ट ड्यूटी व्हेन वी यूज फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात और चीज़ समझिए, जैसे आप देखते हैं कोई कोई इलाका में इंडस्ट्रियल एरिया लिखा रहता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया क्या है? यानी कि वहाँ पर सरकार ने इस तरह की सुविधाएं दी है कि वहाँ पे छोटे मोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। माने आप कहेंगे द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हम लोग कहते हैं अगर हम उस तरह के सेटअप में उस तरह के गवर्नमेंट की फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हैं, देन वी पे ड्यूटी। तब हम लोग क्या करते हैं? ड्यूटी यानी शुल्क का भुगतान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी यानी कि आप कहेंगे कि सीमा शुल्क हो गया। उसके बाद द गवर्नमेंट प्रोवाइड एयरपोर्ट पोर्ट टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, माने सरकार एयरपोर्ट और पोर्ट यानी कि आप कहेंगे बंदरगाह वगैरह का उपयोग करने प्रोवाइड करती है आपको, ताकि आप ये आयात निर्यात कर सकें। तो इसके बदले में सरकार आपसे सीमा शुल्क यानी ड्यूटी वसूलती है। आप सीमा शुल्क को कह सकते हैं, कस्टम ड्यूटी भी आप ये सब सुने ही होंगे, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये सब आपने सुना ही होगा। तो आप ये सब को समझते हुए चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अधिभार यानी सरचार्ज पे। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये अधिभार, अधिभार यानी सरचार्ज, इसको सरचार्ज भी कहते हैं और आप कहेंगे अधिभार भी कहते हैं और कहेंगे कि अतिरिक्त शुल्क भी कहते हैं, तो अतिरिक्त प्रभार भी कहते हैं। तो इसलिए आप इसके इस सब के फेरे मत फंसिए, खाली बस सरचार्ज, सेस, इन सब को याद करने की कोशिश कीजिए। अतिरिक्त प्रभार या सेस भी कह देते हैं। तो ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब उससे जितने भी इनकम होंगी या उससे जितना भी आएगा पैसा सरकार को, वो किसी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के लिए, जैसे आपने सुन रखा है एडुसेस। एडुसेस यानी शिक्षा के लिए जो है सेस लगाया गया, तो एडुसेस हो गया। उसी तरह से आप देखिएगा पेट्रोल पे सरचार्ज लगा रहता है। वो सरचार्ज वो जैसे आप देखिएगा सड़क निर्माण के लिए या हाईवे प्रोजेक्ट के लिए
या कोई और जो मैंने अगर ज़रूरत है रिपेयरिंग वगैरह के लिए, सड़क के निर्माण का रिपेयरिंग करना, या और पूरे देश में नेशनल हाईवे वगैरह का निर्माण करना, तो इन सब के लिए सरचार्ज भी लगाया जाता है। तो हम लोग और इससे जो पैसा आता है ये उसी मद में खर्च किए जाते हैं जिस मद के लिए लगाया गया है, सरचार्ज या सेस। ठीक है, आप देखिएगा, सरचार्ज इम्पोज टू फुलफिल ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं एजुकेशन सेक्स, एजू सेस यानी शिक्षा पर सेस, ये इससे जो सेस की वसूली होगी वो सिर्फ शिक्षा पे ही खर्च होगी। और उसी तरह से अगर आप कहेंगे कि सरचार्ज लगा रहे हैं तो ये हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आप देखिएगा कि आजकल नेशनल हाईवे बनता है, स्टेट हाईवे बन रहा है और हाईवे से जोड़ा जा रहा है, तो आप देखिएगा क्वाड्रेंगल प्रोग्राम ये सब चल रहा है। तो ये सब के लिए भी, ये सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सब सरचार्ज लगा करके वसूला जाता है। जैसे पेट्रोल पे आप देखिएगा कि सरचार्ज भी होता है, उसके पेट्रोल पे जो है आपका ये दिल्ली गवर्नमेंट भी टैक्स, मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार भी कर लगाती है। तो इस तरह से वो दाम सब मिलकर के बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये सब सरकार की आय का स्रोत है और हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि हम लोग सेस माने हमारे देश में टैक्स को लगाने के क्या क्या तरीके हैं, किन किन सिद्धांतों के आधार पर टैक्स लगाए जाते हैं और हमारे देश में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग करारोपण 3 सिद्धांत पर किया जाता है। आपको याद होगा करारोपण का मैंने आपको शुरू किया है टैक्सेशन, और टैक्सेशन के बारे में मुझे डिटेल्स बताते मैं जा रहा हूँ। तो पहले आपको करारोपण 3 सिद्धांत पर किया जाता है। टैक्सेशन इम्पोज्ड बाय 3 मेथड। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आइए, पहला है प्रोग्रेसिव, यानी प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील। आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती जाती है। रेट ऑफ टैक्सेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इनकम। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आए। जैसे 1 लाख पे 5%, 2 लाख पे 8%, 3 लाख पे 10%, यानी जैसे जैसे आय बढ़ रही है, 1 से 2 लाख हो रही है, 2 से 3 लाख हो रही है, तो टैक्स भी 5 से 8%, फिर 8 से 10%, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ये पहला था प्रोग्रेसिव। सेकंड नंबर में आता है रिग्रेसिव, यानी प्रतिगामी। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रतिगामी, इंग्लिश में रिग्रेसिव। और इसमें हम कहते हैं कि आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती जाती है। रेट ऑफ टैक्सेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इनकम। ओके, जैसे आप देखिए यहीं पर 1 लाख में 10%, ठीक, 2 लाख में 9%, 3 लाख में 8%। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों से ये पूछ लिया जाता है कि क्या प्रतिगामी या रिग्रेसिव टैक्स ये उपयुक्त है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ ये उपयुक्त है, जबकि इसमें रेट गिर रहा है। आप देखेंगे 10% से 9%, फिर 8% हो गया। तो ये तो आप कहेंगे कि बेशक रेट ऑफ टैक्स जो है वो गिरता जा रहा है, लेकिन आप देखिए टोटल टैक्स पेमेंट का, कि अगर 1 लाख में 10,000 रुपया पे आप दे रहे हैं टैक्स, 2 लाख में 18,000 दे रहे हैं और 3 लाख में 24,000 दे रहे हैं, तो अगर पैसे के हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिक है कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा पैसा दे रहा है। लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो है वो डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इनकम। तो ये उपाय होता है कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी कि वो अपना इनकम बढ़ाएं और इससे देश का विकास हो, और इस तरह से इनकम लोगों का बढ़े और वो अपना इनकम बढ़ाने के लिए इंस्पिरेट हो, ताकि उनको टैक्स का भुगतान टैक्स का रेट कम पड़े। ओके, तो 2 हो गया। अब है तीसरा, ये है प्रोपोर्शनल यानी आनुपातिक। इसमें आप देखिए आय बढ़े या घटे कर की दर समान होती है। इनकम
increases or decreases, the rate of the tax remains same। मतलब आप आय बढ़ रही है तो भी कोई बात नहीं, आय घट रही है तो भी कोई बात नहीं, सब पे आपको एक ही रेट से टैक्स देना है। जैसे 1 लाख पे आप देखिए 10%, 2 लाख पे भी 10% और 3 लाख पे भी 10%। इस तरह से ये 3 मेथड है जिसको हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो टैक्स लगाए जाते हैं ज़्यादातर देशों में इन्हीं 3 मेथड में से कोई ना कोई अपनाया जाता है, या किसी देश में मिक्सचर भी अपना लिया जाता है। जैसे अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश में यानी भारत में कर की दर कैसे तय की गई है, तो आप कहेंगे भारत में प्रगतिशील और आनुपातिक के मिश्रण को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में प्रगतिशील और आनुपातिक के मिश्रण को अपनाया गया है। इन इंडिया मिक्सचर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड। जैसे आप देखिए आयकर में आप देखते हैं कि शुरू में जैसे 2 लाख तक आय है तो टैक्स फ्री है, लेकिन 2 लाख से आय बढ़ती है और 5 लाख तक होती है तो उसमें 10%, 5 से 10 लाख में 20%, फिर 10 से 15 लाख में वो 20 के बजाय 25 या जो भी हो 15 लाख, 10 से 15 लाख में। मैं अभी तो आपको फ़िलहाल इस पर डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हम लोगों को बजट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बजट जैसे 2019-20 का बजट, उसमें आपको क्लियर करूंगा मैं कि किसके लिए कौन सा टैक्स रेट क्या क्या रखा गया है। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको टैक्स का समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा जैसे कि इनकम टैक्स में 20 लाख या 30 लाख पे ये प्रोपोर्शनल आ जाता है कि अब 30 लाख है या 30 लाख से ऊपर कितनी भी इनकम है सब में आपको 30% होगा। तो यानी कि पहले वो प्रोग्रेसिव था और बाद में चल करके वो प्रोपोर्शनल हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में प्रगतिशील और आनुपातिक के मिश्रण को अपनाया गया है। इन इंडिया मिक्सचर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड, जैसे आयकर। एग्जाम्पल हम कहेंगे इनकम टैक्स। ओके, तो ये मित्र अभी ये इतना ख़त्म होता है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी ये टैक्स में काफ़ी लंबा है और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, एक एक करके हम लोग, और आप उसको याद करते जाइए। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर आपको जानना है कर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ओके, टैक्स आर मेनली 2 टाइप। ठीक है, आप कहेंगे ये कौन कौन से टाइप हैं, तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब ये देखिए कर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ऐसे इसके अलावा आप जान लीजिए, वैसे हालांकि यहाँ पर आपको नहीं जानना था लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, चुंगी ये लोकल, जैसे कि आप देखते हैं लोकल स्थानीय सरकार, जैसे कोई आप देखिएगा कि जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, या फिर वो कि पंचायती राज के द्वारा लगाया जाता है। तो किसी गांव में पंचायत द्वारा वहाँ पे बाज़ार में जो लगाया जाता है चुंगी। तो आप कर यहाँ पर आप फिलहाल समझिए मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जो केंद्र व राज्य द्वारा लगाए जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, इसमें केंद्र व राज्य द्वारा लगाए जाते हैं, मैंने बोला है बेशक, लेकिन इसमें मैं अभी फ़िलहाल जो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर ये सब समझा रहा हूँ, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर के बारे में मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। फिर मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि आप कैसे याद रखें कि आप एग्ज़ाम में मिस ना करें। तो आप जिसको प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, इसमें देखिए कराघात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और करापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, यानी कर भार विवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कर भार, कर का बर्डन ऑफ टैक्स को ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता, विवर्तित नहीं किया जा सकता
और इसको इंग्लिश मीडियम में कहेंगे इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन सेम पर्सन एंड बर्डन ऑफ टैक्सेस मे नॉट शिफ्टेड। जैसे आप कहेंगे जैसे क्या क्या आ गया इसमें कि जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं और जिस पे लगाया जाएगा उसी को चुकाना पड़ेगा। तो उसमें आप देखिए आय कर यानी इनकम टैक्स, निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स, उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स, आस्ती कर यानी एस्टेट ड्यूटी, उसके बाद व्यय कर यानी व्यय कर को हम लोग किरदार भी कहते हैं, वैसे व्यय कर को आप एक्सपेंडिचर टैक्स भी कह सकते हैं। और आप आगे बढ़िए संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स, पूंजी लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स, लाभांश कर यानी डिविडेंड टैक्स, ब्याज पर कर यानी टैक्स ऑन इंटरेस्ट, और एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी का हिंदी होता है प्रतिभूति विनिमय, प्रतिभूति में अगर किसी को लेन देन करते हैं प्रतिभूति के लेन देन पे लगने वाला कर यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इस तरह से आप देखिए इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, उसके बाद फिर एस्टेट ड्यूटी, उसके बाद फिर किरदार यानी एक्सपेंडिचर टैक्स, और वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, और टैक्स ऑन इंटरेस्ट, ठीक, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सभी प्रत्यक्ष कर में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, और ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ओके, ये तो हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं कर, ये प्रत्यक्ष कर की बात की मैंने की। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ही अप्रत्यक्ष कर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स में कर का बोझ को विवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ टैक्सेस में शिफ्टेड ऑन अदर्स, यानी कराघात और करापात अलग अलग व्यक्ति पर होता है। मेन बर्डन ऑफ टैक्सेस में शिफ्टेड, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस में वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे आप देखिएगा कि कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी के तहत आप देखिएगा कि जो आदमी लेन देन कर रहा है, विदेश से सामान ला रहा है या भेज रहा है, कस्टम ड्यूटी उसको देना पड़ता है। लेकिन वो कर का भार वो सामान पे वो कर को जोड़ करके बेचता है, इसलिए वो कर का भार फाइनली वो पब्लिक पे पड़ता है। तो ये हम कहेंगे कि कस्टम ड्यूटी। उसके बाद फिर और आप उस पर आइए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी माने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल सेल्स टैक्स केंद्रीय बिक्री कर, और सर्विस टैक्स माने सेवा कर। ये सब जो है ये सब के सब इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया है। इसको हिंदी में हमने क्या लिख दिया है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर। तो इस तरह से आपको मैंने आज बता दिया है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में यानी कर पे मैं सेकंड वीडियो जो डालूंगा उस पर मैं बाकी राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर के बारे में और कुछ कर के बारे में, जैसे प्रोडक्शन टैक्स क्या है, उत्पाद कर क्या है, एक्साइज टैक्स क्या है, या आप देखेंगे उसी में मैं आपको समझाऊंगा कॉरपोरेशन टैक्स यानी कंपनी की आय पर लगने वाला कर है। तो ये सब बातें मैं अगले अपने वीडियो में करूंगा। तो आप फिलहाल जो है बने रहिए मेरे साथ और आप ये टैक्स को तैयार कर लीजिए। ये चाहे कोई से भी किसी भी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या आपका ये सब इंस्पेक्टर हो बिहार पुलिस में, या उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, या उत्तर प्रदेश की और कोई परीक्षा हो, या बिहार की कोई अन्य परीक्षा हो, या केंद्र सरकार की कोई परीक्षा हो, तो आप सब में कम से कम एक प्रश्न तो आप हल करना जान ही जाएंगे। और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको ये सब तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे इसको याद रखा जाए। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, फिर आपको किरदार यानी एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स या डिविडेंड टैक्स, और टैक्स ऑन इंटरेस्ट, और एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स।
इन सब के बारे में मैं विस्तार से भी जाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।